It was page number 317, question number 13. Page number 317, question number 13. So I had given this sum as homework. What was the required rate of return that I had spoken? 40. So accordingly the sum was exactly similar to what we had done. What is the probability of success that is coming? 0.2549. Probability of success. So probability of failure is 0.7451. And what is the NPV if success? Success का NPV क्या है? 34.69 अप्रॉक्स. और इसका तो नेगेटिव माइनस, वो आप लोग मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है इस सम में? 45, ठीक, माइनस 45. So this is X and this is P. If there is a success, wealth will go up by 34.69 crore. If there is a failure, wealth will go down by 45 crore. And accordingly summation PX निकाले. So PX का जो total है, that is coming to what? Minus 24.669 करीब 68 बोल रहे लोग, ठीक है? तो whatever. Expected NPV is equal to इतना करोड़ negative, which means the venture is viable or not viable? Not viable. ठीक है? It will destroy wealth. Venture is not viable. And I said, please इस question में ऐसे नहीं सोचना कि सर बीच में कैश फ्लो होता तो ये होता तो वो होता तो, because ये stereotype question है. All those things that बीच में कैश फ्लो होता तो बहुत सारे और questions में आएगा. But this is a typical sum. ठीक है? It could come in the exam this time. जो दे रहे because ये बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है इस सम के आने का. ठीक है? They had put it into 2009 का RTP and then they have never given it the sum. Okay. Now, last class का जो last topic था, that was frequency of compounding. Frequency of compounding and continuous compounding ना, आप दोनों को एक ही गिन रहा हूँ मैं. तो in that case, please एक बार recap के लिए जिससे तुमको positive लगे. Interest rate 18% per annum. Interest rate 18% per annum. कंपाउंडेड क्या होना चाहिए? कंपाउंडेड क्या होना चाहिए जिससे कि अपने उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे एनुअली. अगर कंपाउंडेड एनुअली है, एक साल में कंपाउंडिंग हो रहा है, यू कैन नॉट डिवाइड इट. आपको 6 महीने का चाहिए, आप बाई 2 नहीं कर सकते हो. आपको क्वार्टर का चाहिए, आप बाई 4 नहीं कर सकते हो. ठीक है ना? आपको फैक्टर बना के पावर करना पड़ेगा. जैसे 6 महीने का चाहिए तो 1.18 पावर हाफ, क्वार्टर का चाहिए तो 1.18 पावर 1/4. ठीक है ना? अगर कंपाउंडेड क्या हुआ? एनुअली. अनफॉर्चुनेट हुआ अगर स्टूडेंट पर एनम पे ध्यान दे रहे तो. मैं बोल रहा हूँ सारे इंटरेस्ट रेट ही पर एनम होते हैं तो उस पर तो ध्यान दे के फायदा ही नहीं है. उसके बाद जो लिखा हुआ है ना कंपाउंडेड कैसे, उस पर ध्यान देना है. ठीक है ना? और अगर इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो वो केवल किससे डिवाइड हो सकता है? 2. कंपाउंडेड क्वार्टरली डिवाइड बाय 4, कंपाउंडेड मंथली डिवाइड बाय 12. मैं समझाया कि इस पर स्ट्रेस का बात नहीं है बिकॉज ये सुनने से भी नेचुरल लगता है. देयरफॉर इट्स इजी स्टफ. उसके बाद जाके आपने डिस्कस किए कि अगर इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हर मोमेंट में हो रहा है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में 1 प्लस आर के बदले व्हाट डू वी यूज? ई पावर आर. ठीक है? ऑफ कोर्स आई एक्नॉलेज दैट 2-3 मैकेनिकल चीज़ें ओके जो कि एक फाइनेंस स्टूडेंट को करना पड़ता है. मतलब फाइनेंस में बहुत सारा कंक्लूजन्स मैथ्स से आया हुआ है. फाइनेंस में बहुत सारा कंक्लूजन्स हैव कम फ्रॉम कैलकुलस मैथ्स. However, we are responsible for the intuition and application, not for the derivation, because of which कहीं compromise करना पड़ता है कि ठीक है चलो यार इससे मैथ से फॉर्मूला आया होगा. तो मैंने बोला e पावर r का डेरिवेशन हम लोग नहीं किए. We just indicated that वो लिमिट्स होता है कैलकुलस में, उससे आया. ठीक है? और सिंस अपने पास नॉर्मल कैलसी है तो मैंने खराब पावर अगर आ गया 1/7 1/3 उसको कैलकुलेट करना सिखाया. और ई पावर आर कैलसी भी कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट करना सिखाया. फिर से ये रिक्वायर्ड है कि जब तुम थिंक बैक करो घर पे तो तुमको प्रूडेंटली ठीक लगे कि यार व्हाट कैन ही डू,
because if we have a normal calci and we have to calculate all those things in the exam, so it is better that we are prepared for it in a mechanical manner. ठीक है ना? ओके, अपने e पावर r का केवल एक सम किए थे और सम नहीं किए बिकॉज e पावर r का डायरेक्ट सम नहीं आता है, उसका सम काम आएगा. तो तुम ये मत सोचना कि सर e पावर r का प्रैक्टिस नहीं हुआ. Let it come in other chapters and you will find when in those chapters I will make you remember कि याद है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में e पावर r यूज करते थे, बस वो क्लिक होना चाहिए. ठीक है, तो वहां आपने लास्ट क्लास एंड किए थे. ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा? 9. पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पॉइंट नंबर 9, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड, YIELD, यील्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड. ओके, यील्ड मतलब रिटर्न, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड. तो जो पूछने जा रहा हूं वो बहुत स्पॉन्टेनियस चीज है और उसका जवाब एवरीबडी कैन गिव, अगर बस यू आर वांटिंग टू स्पीक आउट योर अंडरस्टैंडिंग एज सून एज आई से. सुनना प्लीज. इफ I buy a share at 500, 500 में शेयर खरीदा, and I sell the share after 3 months at 520, 520, 520 पे 3 महीने बाद बेच दिया, and I get a dividend of 5, I get a dividend of 5, story over. 500 पे शेयर खरीदा, 520 पे 3 महीने बाद बेचा और डिविडेंड क्या है? 5. हाउ मच हैव यू अर्नड? 25. कितना लगा के? 500. 25 बाई 500 इंटू 100 कितना? 25 बाई 500 इंटू 100 क्या? 5%. ये जो 5% रिटर्न है जिसमें कोई फॉर्मूला शामिल नहीं है, तो सुनते सुनते कोई भी रिप्लाई कर सकता है. ये जो 5% रिटर्न है, इट इज द रिटर्न फॉर द ईयर और रिटर्न फॉर 3 months. 3 months का रिटर्न है. इसको बोलते हैं HPY, होल्डिंग पीरियड यील्ड. क्या बोलते हैं? होल्डिंग पीरियड यील्ड. इट इज सो कॉल्ड बिकॉज ये तो होल्डिंग पीरियड है, ये पर एनम नहीं है. HPY, होल्डिंग पीरियड यील्ड फॉर द होल्डिंग पीरियड. ठीक है ना? और मैं इसका फॉर्मूला हो सकता है मेरे को डिक्टेट करते समय लिखाना पड़े, बट आई विल फील दैट मोस्ट पीपल शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस एज अ फॉर्मूला. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला. आप स्टोरी सुने 500 से 520, 20 रुपया, 5 रुपया डिविडेंड, 25 बाई 500. देयर इज नो फॉर्मूला इन्वॉल्व. 5% तुमने निकाला है HPY. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. HPY is equal to 5% for how many months? 3 months. Now the entire world speaks of interest rate as per annum. लोगों का हैबिट है, इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल. ब्याज का बात, रिटर्न का बात हमेशा पर एनम किया जाता है. ठीक है, तो अपने को ये 5% फॉर 3 months को पर एनम बनाना है, एनुअलाइज कर रहे हैं. साल का कितना? तो इन दैट केस मैंने 3 एरो निकाला है. तीसरा गेस करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, बट कोई 2 आंसर्स कि साल का अगर 3 महीने का अगर 5% है तो साल का आंसर बोलो. एक आंसर है 20%, 5% फॉर 3 months. तो कुछ लोगों ने बोला साल का आंसर 20%. दिस इज एक्सेप्टेबल. 20% आपने किया है 5 into 4. ठीक है, तो आई एम राइटिंग. साल का आंसर तुमने बोला है 5 into 4 इज इक्वल टू व्हाट? 20%. तो एक चीज सोचना, अगर 20% दिया हुआ है और तुमको 5 पे आना है, 20 दिया हुआ है और 5 पे आना है, तो भी तो डिवाइड बाय 4 होगा. तुम इंटू 4 करके लाए तो पीछे जाएंगे तो भी तो डिवाइड होगा. बट लास्ट क्लास के अनुसार और अभी जो रिकैप कर रहे थे, अगर एनुअल रेट है उसको डिवाइड बाय 4 कब कर सकते हैं? इफ इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. अगर एनुअल रेट है उसको डिवाइड बाय 4 कब कर सकते हैं? इफ इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसका मतलब अगर आप क्वार्टर के आंसर को इंटू 4 करके साल का आंसर दे रहे हो, फुल मार्क्स. बट प्लीज राइट दैट द आंसर इज 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. समझ गया? तुमने इंटू 4 किया तो इसका मतलब वो डिवाइड बाय 4 होगा बाद में, तो इसका मतलब वो कंपाउंडेड क्या है? क्वार्टर में. किसी किसी को ऑड लगता है सुनने में. सम पीपल थिंक दैट्स सही, कंपाउंड किए कहाँ, आप तो इंटू कर दिए और आप कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहे हैं. बट थिंक दिस वे, एक मिनट. जब तुमको सुनाई दिया कि आपका रिटर्न 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो मन में फील क्या आया? क्या वो 20 ही है कि 20 से ज्यादा है?
ज्यादा है, बिकॉज कंपाउंडेड क्वार्टरली सुन के समझ में आ रही है। वही वाला बात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बैंक वाला तुमको बोल रहा है हम तेरे को 20% पर एनम देगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, दूसरा बैंक बोल रहा है हम तुमको 20% देगा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, किस बैंक के पास जाएगा? क्वार्टरली। इसका मतलब तुम्हारे मन में बसा हुआ वो चीज कि सर 20 तो बोलने का बात है, एक्चुअली क्या है ज्यादा। ठीक है, तो देखना कि स्टाइल से प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, कोई और आंसर साल का? अगर 5% 3 मंथ का है तो इन दैट केस साल का कोई और आंसर पॉसिबल है क्या? सम पीपल आर सेइंग 21.55%, 5% रिटर्न 3 महीने का, तो साल का रिटर्न और कोई आंसर पॉसिबल है क्या? तो 21.55 कुछ लोग बोल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही है। डिस्कस कर लेते हैं। 1 रुपया 3 महीने बाद 1.05 बनता है। 1 रुपया 3 महीने बाद 1.05 बनता है। ठीक है, तो 6 महीने बाद 1.05 स्क्वायर बनता है, 9 महीने बाद 1.05 क्यूब बनता है, और 1 साल बाद 1.05 पावर 4 बनता है। इसका मतलब 1 rupee आफ्टर 1 year एक्चुअली बिकम्स 1.05 पावर 4, और इसमें तो 1 rupee प्रिंसिपल शामिल है, और मेरे को तो इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं इसमें से क्या लेस करूं? 1, इसमें से 1 लेस की बताना प्लीज। 1.05 टू द पावर 4 माइनस 1 क्या? 21.55%, 21.55%। तो अगर कोई बोल रहा है कि 3 मंथ का रिटर्न 5%, तो साल का रिटर्न बोलने का 2 स्टाइल्स है। एक स्टाइल इंटू 4, दूसरा स्टाइल फैक्टर टू द पावर 4 माइनस 1। फिर से एक स्टाइल इंटू 4, दूसरा स्टाइल फैक्टर टू द पावर 4 माइनस 1। विच स्टाइल इज सिंपल? इंटू 4। विच स्टाइल इज एक्यूरेट? पावर 4। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली तो यू अर्निंग 21.55% ना। आप 100 रुपया जमा करो बैंक में, और अगर बाई चांस वो दे रहा है 5%, मैंने हर क्वार्टर में कंपाउंड हो रहा है, तो उस केस में पैसा 120 बनेगा, 121.55, 121.55। तो 21.55% इज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इट इज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बोलने का मतलब है कि अगर एक बैंक 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रहा है, और दूसरा बैंक 21.55% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दे रहा है, तो इन दैट केस दोनों बैंक में से यू वुड चूज वन और यू वुड बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट। Somebody is paying you 20% per annum compounded quarterly. The other person is paying you 21.55% per annum compounded annually. In both the case, the result is what? Same. ठीक है, तो 21.55 is per annum compounded what? Annually. Compounded annually. ये इससे भी समझ में आएगा, ध्यान देना। अब अगर 21.55 पर annum आंसर है और उससे क्वार्टर का 5% लाना है, 21.55 साल का आंसर है और क्वार्टर का मेरे को आंसर चाहिए, तो अभी अभी डिस्कस हुआ क्लास के बिगिनिंग में कि जब भी साल का आंसर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो अपने डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, फैक्टर लेते हैं। 21.55 का फैक्टर क्या हुआ? 1.2155। 1.2155 एक साल में 1 रुपया 1.2155 बनता है, और टू द पावर 1/4, टू द पावर 1/4 पीछे आना है, टू द पावर 1/4 माइनस 1। तो यू डू इट प्लीज। 1.2155 का डबल स्क्वायर रूट, 1.2155 का 2 बार स्क्वायर रूट माइनस 1, 1.2155 का 2 बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट इज ओके ना? 1/4 को तो 2 बार स्क्वायर रूट ही करेंगे, तो 1.2155 टू द पावर 1/4 माइनस 1 क्या आया? 5%। इट्स एक्जैक्टली 5, वो तो राउंड ऑफ किया हुआ इसलिए, समझे ना? तो 21.55%। ये जो 21.55% है इसको बोलते हैं EAY। क्या? EAY। E फॉर इफेक्टिव, बिकॉज साल का इफेक्टिव रेट है, A फॉर एनुअल एंड Y फॉर व्हाट? यील्ड। इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज यील्ड पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये जो 20% है जो इनटू करके लाए थे, इसको बोलते हैं MMY, मनी मार्केट यील्ड। क्या बोलते हैं? मनी मार्केट यील्ड, MMY, जो कि इनटू से आता है। किससे आता है? इनटू से। EAY किससे आता है? फैक्टर से। किससे आता है? फैक्टर से। ठीक है ना? किसका नाम क्यों क्या है, मतलब व्हाई इज इट कॉल्ड मनी मार्केट यील्ड, मैंने वो शेयर नहीं किया बिकॉज इतने सारी चीजें एक साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार तीसरा बता देता हूँ, देन द सेकंड एक्सप्लेनेशन आई विल आल्सो शेयर द इंस्टिंक्ट व्हाई डू वी कॉल इट मनी मार्केट यील्ड, व्हाई डू वी कॉल इट इफेक्टिव एनुअल यील्ड। जो तीसरा वाला आंसर है, और एक आंसर अलाउड है,
और तीसरा थोड़ा सा अजीब आंसर है, एज इन समझ में आ जाएगा बट लगेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लगता है जबरदस्ती कर रहे हैं। तीसरा आंसर क्या है सुनो, 5% अगर कोई 3 महीने में अर्न कर रहा है, 5% अगर कोई 3 मंथ में अर्न कर रहा है, तो 6 मंथ में इफेक्टिव क्या अर्न कर रहा है बताना। इफेक्टिव कोई 5% अगर 3 मंथ में अर्न कर रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं 6 मंथ में वो इफेक्टिवली क्या अर्न कर रहा है। 10 से ऊपर हो ना। 5% अगर 3 महीने में अर्न कर रहा है, तो ब्याज पे ब्याज लेके 6 महीने का तो 10 से ऊपर हो गया। हाउ डू यू कैलकुलेट इट? 1.05 स्क्वायर माइनस 1, 1.05 स्क्वायर माइनस 1 कितना? 10.25% 6 महीने का। 10.25% 6 महीने का आया, इसको इंटू 2 करो, कितना हो गया? 20.5। 20.5 ये जो 20.5 सुनने में तो अजीब है, बिकॉज पहले अपने क्या किए, 3 मंथ से 6 मंथ में गए, इंटू करके नहीं, फैक्टर करके। उसके बाद 6 मंथ से साल में गए, इस बार क्या करके? इंटू। ठीक है, तो पहले फैक्टर से 6 मंथ में आया और फिर 6 मंथ से साल में कैसे आया? इंटू करके। विच मीन्स आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट वी डिड 1.05 स्क्वायर माइनस 1 द होल इंटू 2। सैटिस्फाई योरसेल्फ, दिस इज व्हाट वी डिड। और आप लोग आंसर बोल रहे हो 20.5%। सिंस ये जो आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है ये है 6 महीने का इफेक्टिव रेट निकाल के इंटू 2। 6 महीने का इफेक्टिव रेट निकाल के इंटू 2, यानी कि अगर 20.5 तुमको दिया हुआ है तो तुम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं दुनिया में? बाई 2। इंटू 2 करके आया है, तो ये अगर डिवाइड होगा दुनिया में किसी भी चीज से तो किससे डिवाइड होगा? बाई 2। और अगर ये बाई 2 होगा, इसका मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए? पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, और दिस इज पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सुनने में जरा सा एक लैक्यूरा लगता है कि फालतू में 6 महीने क्यों घुसा दिए, था ही नहीं 6 महीना स्टोरी में। 3 महीना होल्ड किए थे, साल का बाद था, 6 महीना कहां से आ गया? तो देयर इज सम रीजन व्हाई 6 मंथ इज गिवन अ सेपरेट स्टेटस, वी शैल टॉक अबाउट इट। व्हाटएवर, इसका नाम है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। व्हाट यील्ड? बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, BEY। बीच वाले का नाम याद है क्या? EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड, EAY। और लेफ्ट वाले का MMY, मनी मार्केट यील्ड। और वो था HPY, होल्डिंग पीरियड यील्ड। तो HPY, MMY, EAY, BEY। अपना टॉपिक चल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड। टॉपिक क्या चल रहा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड। ठीक है, तो 4 आंसर आया यहाँ पे। इन चारों में से बोलते जाना, इन चारों में से कौन सा आंसर पर एनम नहीं है? कौन सा पर एनम ही नहीं है? HPY। तो होल्डिंग पीरियड यील्ड इज नॉट पर एनम, इट इज फॉर द पीरियड। ठीक है, बाकी तीनों आंसर्स आर व्हाट? पर एनम। तीनों आंसर्स आर पर एनम। विच वन ऑफ द आंसर्स इज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली? EAY, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड क्वार्टरली? MMY, कंपाउंडेड सेमी एनुअली? BEY। ठीक है, अब बिफोर आई डिक्टेट द स्टफ, इतना पार्ट डिक्टेट करने के पहले एक बार जस्ट शेयर कर लूँ इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा। MMY का रीजन ये है कि यू ऑल नो, ठीक है, तो आई थिंक रिप्लाई वुड कम दैट fill in the blanks please. Capital market is the market for long term funds or short term funds? Long term funds. Capital market is the market for long term funds, while money market is the market for short term funds. तो मनी मार्केट मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जहाँ 2 महीना 3 महीना 4 महीना ये सब के लिए बोरिंग इन्वेस्टमेंट होता है। ये मार्केट में, मनी मार्केट में सिंप्लिसिटी को रिस्पेक्ट दिया गया है एक्यूरेसी के मुकाबले। लास्ट क्लास बोल रहा था पूरे फाइनेंस में कहीं कहीं पे यू विल फाइंड सा एक्यूरेट, तो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज सम पीपल, सम सेक्शन ऑफ पीपल गिव मोर वेटेज टू सिंप्लिसिटी रेदर देन टू एक्यूरेसी। तो सिंस लेगेसी है, हमेशा से कस्टम आ गया कि मनी मार्केट में 1 महीने का आंसर आया इंटू 12, 2 महीने का आंसर आया इंटू 6, 4 महीने का आंसर आया इंटू 3। मैंने वो लोग का हैबिट हो गया है, वो लोग इंटू करके साल में जाते हैं। तो सिंस हैबिट का एक नाम पड़ गया है मनी मार्केट वाला यील्ड, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि ये इंटू वाला बोल रहा है। समझ गया? दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड मनी मार्केट यील्ड, बिकॉज दैट इज हाउ पीपल ऑपरेट इन द मनी मार्केट। ठीक है ना? इफेक्टिव का तो आंसर ऑब्वियस है, इफेक्टिव का मतलब होता है एक्चुअल, द ट्रू। तो यू नो दैट EAY इज द ट्रू वन ना। अगर कोई 5% 3 महीने में अर्न कर रहा है तो साल में तो 21.55 ही हो रहा है। तो इफेक्टिव का तो इंट्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अजीब है। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, उसका रीजन क्या है सुनना प्लीज। जब अपने बॉन्ड का टॉपिक करेंगे, विच इज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड बिग टॉपिक इन आवर करिकुलम, बॉन्ड डिवेंचर्स वाला टॉपिक वैल्यूएशन का,
तो वहां पे वी विल लर्न दैट ग्लोबली as well as in India, globally as well as in India, most of the debentures pay coupon semi-annually. डिबेंचर क्या होता है टिपिकल सुनना, 1000 रुपये का डिबेंचर है, फेस वैल्यू 1000, फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 10%, इसका मतलब आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, बट वो सेमी एनुअली मिलता है, तो 10% ऑफ 1000 हुआ 100, 100 का आधा 50, फिर से फेस वैल्यू 1000, 10% कूपन रेट जो इंटरेस्ट रेट है उसको 10% कूपन रेट बोलते हैं, वो 1000 पे 100 रुपया एक साल में नहीं मिलेगा, 50 50 50 50 6 महीने में मिलेगा। तो अगर 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड, तो कितने बार 50 50 मिलेगा? 20 बार। 10 साल का बॉन्ड है तो 50 50 तो मेरे को 20 बार मिलेगा। तो उस मार्केट में लोगों का आदत होता है, लोगों का आदत बॉन्ड मार्केट में कि लोग 6 महीने का रिटर्न निकाल के उसको इंटू 2 करते हैं। 6 महीने का रिटर्न इंटू 2, 6 महीने का रिटर्न इंटू 2। तो तुम लोगों को पता है 6 महीने का रिटर्न को इंटू 2 करेंगे तो वो तो हो गया पर एनम कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली। अब ऐसे मिलियंस ऑफ बॉन्ड्स है जिनका रिटर्न 6 महीने का इंटू 2 किया हुआ है, मिलियंस ऑफ बॉन्ड। सोचो इस साइड में खड़े हैं, अब ये मैंने शेयर बाई किया, ये तो शेयर का अपने एग्जाम्पल में याद है 500 का शेयर बाई किए, तो मैंने शेयर बाई किया, 3 महीने में मैं 5% कमा लिया, साल का रिटर्न निकालना है। मैं सोचा कि एक बार चल कंपेयर करता हूँ, आई थॉट लेट मी कंपेयर कि शेयर में जो हम कमाया एज कंपेयर टू बॉन्ड में जो कमाता, तो इन दैट केस मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ सपोज, तो कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो दोनों का स्टाइल सेम होना पड़ेगा। शेयर का जो रिटर्न का स्टाइल है और बॉन्ड का रिटर्न का स्टाइल सेम होना पड़ेगा। तो सिंस सारे के सारे बॉन्ड्स 6 मंथ इंटू 2 के हिसाब से डिस्क्लोज्ड है, तो शेयर का रिटर्न भी तो उस तरह डिस्क्लोज करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। So it's a question of comparison. Like one firm, suppose if I am diverting from the topic, one firm follows FIFO, first in first out. The other firm follows LIFO, last in first out. और दोनों फर्म का COGS और दोनों फर्म का इन्वेंट्री कंपेरेबल है कि अनकंपेरेबल है? अनकंपेरेबल है। तो तुम क्या करेगा, एक को चेंज करेगा FIFO से LIFO में या LIFO से FIFO, फिर तो कंपेयर करेगा फॉर प्रॉपर रेशियो एनालिसिस। तो कंपैरिजन पर्पस के लिए हम लोग निकालते हैं बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, ठीक है। तो ये जो मैंने रीजन दिया है क्या किसका नाम क्यों पड़ा, ये रीजन ऑब्वियसली एग्जाम में काम नहीं आते, बट ये एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कि व्हाई इज इट सो कॉल्ड, ठीक है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यील्ड, वन इज HPY, इफ यू मल्टीप्लाई HPY इट बिकम्स व्हाट, MMY, इफ यू फैक्टर इट बिकम्स व्हाट, EAY, if you factor and send it to 6 months, if you factor and send it to 6 months and from there you do into 2, it becomes what, BEY। जो पर्सन अपने में से इसको इस तरह से समझेगा जैसे मैंने समझाया फॉर्मूला के बिना, वो लाइट रहेगा, और जो पर्सन इसको फॉर्मूला में डाल देगा तो उसको फालतू में वो भी राइट कर पाएगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये जो प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग है, जैसे आपका 2 महीने का आ गया, आप इंटू 6 कर दो MMY, आप फैक्टर बना के पावर 6 कर दो EAY, आप फैक्टर बना के पावर 3 करो 6 महीने में जाने के लिए, और वहां से इंटू 2 करना, क्या हो गया, BEY, ठीक है ना। तो दैट दे आर द 4 टाइप्स ऑफ यील्ड। लेट्स राइट डाउन। An investor bought a stock. An investor bought a stock. An investor bought a stock at rupees 500. An investor bought a stock at rupees 500. Full stop. After 3 months, he sold the stock. After 3 months, he sold the stock at 520 and received a dividend of 5. Sold the stock at 520 and received a dividend of 5. Received a dividend of 5. Full stop. Calculate various types of yield measures. Calculate various types of yield measures. MEASURES. Various types of yield measures. ठीक है, पैरा चेंज। नंबर A, होल्डिंग पीरियड यील्ड। Holding period yield, okay, HPY equal to
dividend plus change in price divided by beginning price, the whole into 100. Dividend plus change in price divided by beginning price, the whole into 100, तो इज इक्वल टू डिविडेंड कितना 5, प्राइस कितना बढ़ा 20, डिवाइडेड बाय खरीदे थे 500 पे इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट 5%. ठीक है, तो एग्जाम में आप ऐसे शो कर रहे हो वो एक प्रेजेंटेशन का बात है, बट इस फॉर्मूला के सहारे तुम सोच रहे हैं, दैट्स बैड. मतलब इट इज लाइक तुम ये लिख पाएगा फिर तुम पुट करेगा तब आएगा, दैट्स अ वेरी बैड थिंकिंग. मेरे ख्याल से तो नंबर्स देखते ही अपने फिगर में आ जाना चाहिए. 20 कमाया 5 कमाया 25/500. ठीक है, तो अपना थॉट प्रोसेस को ठीक रखो. तो ये आया 5%, लिख देना फॉर 3 months. 5% फॉर 3 months. फॉर 3 months. पॉइंट नंबर बी, मनी मार्केट यील्ड. Point number B, money market yield MMY. Money market yield MMY equal to HPY into 12/n. Unitary method ना, n months का इतना तो 12 months का कितना, कि 3 month का इतना तो 12 months का कितना, 12/3 माने 4 times ना, तो is equal to 5 into 12 divided by 3 is equal to what? 20%. 20% के आगे क्या लिखूं? पर annum compounded quarterly लिख दो. 20% per annum compounded quarterly. 20% per annum compounded quarterly. Compounded quarterly को underline please. आज जब भी क्वार्टर का रेट निकाल के इंटू 4 करोगे वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है. 1 month का रिटर्न निकाल के इंटू 12 करोगे वो कंपाउंडेड मंथली है. ठीक है. Number C, effective annual yield. Effective annual yield EAY. Effective annual yield EAY. Effective annual yield EAY equal to 1 plus HPY. And HPY का factor to the power 12/n minus 1. To the power 12/n minus 1. तो वहाँ पे जो इंटू 12/n कर रहे थे यहाँ फैक्टर से जा रहे हैं 12 महीने में, तो 1.05 टू द पावर 12/3 minus 1 इक्वल टू 1.05 टू द पावर 4 minus 1. दिस इज मोर नेचुरल. 12/3 करना नेचुरल नहीं है. एनीबडी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड. सर एक क्वार्टर का है तो साल में 4 बार, तो 1.05 पावर 4 minus 1 is equal to 21.55%. 21.55% per annum compounded annually. ये साल का इफेक्टिव रेट है. 21.55% per annum compounded annually. Compounded annually. Point number कौन सा? D. नंबर डी, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड में जानबूझ के 6 महीने पे जाना है. बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड और 6 महीने पे फैक्टर से जाना है और वहां पे इंटू 2 करेंगे. इस पे जाना है साल पे. बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इक्वल टू 1 प्लस HPY. फैक्टर बना. अब मेरे को 12 पे जाना है कि 6 पे? 6 पे, तो 6/n minus 1 और वहां से साल पे इंटू 2. ठीक है. फैक्टर बना के 6 मंथ पे गए, 6/n minus 1. उसके बाद जाके साल पे इंटू 2. तो इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर 6/3 minus 1 द होल इंटू 2 इज इक्वल टू 1.05 स्क्वायर. दिस इज नेचुरल. ठीक है. 5% 3 महीने का तो 6 महीने का 1.05 स्क्वायर minus 1 the whole into 2. This is 10.25 into 2 is equal to what?
20.5%. 20.5% का पूरा सेंटेंस प्लीज. 20.5% per annum compounded semi-annually. 20.5% per annum compounded semi-annually. 20.5% per annum compounded semi-annually. Very simple stuff. ठीक है तो नो नीड वैसे तो प्रैक्टिस का यहाँ पे, बट फिर भी जस्ट टू स्लो इट डाउन एक्सट्रीमली एक दूसरा फिगर दिखा रहा हूँ, आप लोग फटाफट ऐसा ही कैलकुलेशंस करो. देखो पैराचेंज एग्जाम्पल. An investor purchased a stock. An investor purchased a stock at rupees 200. At rupees 200 and sold it. And sold it after 2 months at 195. लॉस पे बेचे, 200 पे खरीदा था, 195 पे बेचे. फुल स्टॉप. He received a dividend of rupees 1. He received a dividend of rupees 1. तो ऑल नो लॉस लिखा दिया मैंने. 200 पे शेयर खरीदा था, बेचा कितना पे? 195. डिविडेंड क्या मिला? 1. फुल स्टॉप. Calculate various types of yield measures. Calculate various types of yield measures. Calculate various types of yield measures. ठीक है. तो इन दैट केस मैं एडमिट कर रहा हूँ वैल्यू एडिशन के लिए. मेरे को लगा कि मैं एग्जैक्टली सेम लिखाने के बजाय लॉस का सम लिखा दूँ. जो शर्माएगा नहीं वो राइट कर पाएगा, और जो माइनस से शर्मा जाएगा, नहीं यार ऐसे माइनस कैसे लिख दे, उसका नहीं हो पाएगा. डू इट एग्जैक्टली द सेम वे. माइनस आ रहा है, आने दो. नेगेटिव है, लॉस तो है ही. ठीक है, तो आप एकदम प्रोसेस फॉलो करो, आपका करेक्ट आंसर आएगा. प्राइस इंटू 100, तो डिविडेंड 1 है. प्राइस चेंज नेगेटिव 5 है. 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100. तो HPY आया है -2% फॉर 2 months. MMY तो मुंह जवानी आ गया. इंटू 6, 2 महीने का इतना तो साला कितना, इंटू 6 ना. फॉर्मूला लिखा है वो एक अलग चीज़ है कि इंटू 12/m, बट उसके बाहर निकलो तो इट्स सो मैंने स्पोकन आउट. -2 इंटू 6 -12%.
-12% per annum compounded every 2 months. -12% per annum compounded every 2 months. Money market yield. -12% per annum compounded every 2 months. और तुम लोग को EAY निकालने के लिए -2% का फैक्टर बनाना है. ओके, EAY निकालने के लिए -2% का फैक्टर बनेगा. फैक्टर का मतलब होता है 1 रुपया बाद में जाके कितना बन जाता है. तो 1 रुपया अगर पैसा कमाता है तो 1 पॉइंट कुछ बनता है, और 1 रुपया पैसा कमाता है तो 1 से नीचे जाता है. मतलब -2% का फैक्टर इज 0.98. 2% पॉजिटिव होता है, इट वुड हैव बीन 1.02. 2% गंवाए तो 1 रुपया 3 महीने में कितना बन गया, सॉरी 2 महीने में 0.98 फैक्टर होगा. सॉरी EAY इज इक्वल टू 1 प्लस HPY टू द पावर 12/n - 1. तो 1 प्लस, ये तो नेगेटिव 2% चल रहा है, तो दिस बिकम्स 0.98 टू द पावर 12/2 यानी 6 टाइम्स -1. Sorry, 12/2. 0.98 to the power 6 minus 1. 0.98 to the power 6 minus 1 is equal to what? Minus 11.442% approx. Minus 11.42% per annum compounded annually. Minus 11.42% per annum compounded annually. Minus 11.42% per annum compounded annually. Next line, लास्ट वाला कौन सा? BEY. BEY में भी फैक्टर बनाना है, पर फैक्टर बना के 12 पे भेजना है कि 6 पे 6/n -1, और फिर वहां से into 2 करना है. फैक्टर बना के 6 महीने भेजना है. तो इज इक्वल टू 0.98 टू द पावर 6/2 -1 द होल इंटू 2. दिस इज 0.98 क्यूब -1 द होल इंटू 2. पूरा आंसर प्लीज. -11.76%. -11.76% per annum compounded semi-annually. -11.76% per annum compounded semi-annually. Suppose अपने में से there are some students जिनको मैं जो लिख रहा हूँ 1 plus HPY to the power 6/n अच्छा नहीं लग रहा है. बहुत सही दिमाग है तुम्हारा, ठीक है. तो बिकॉज मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है what I'm writing into 12/n. ये सब तरीका ही नहीं है. तरीका तो नंबर्स के जोर पे करने का. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या एग्जाम में ऐसे दिखाना पड़ेगा, नहीं. तुम अगर नंबर्स से स्ट्रेट अवे कर रहे हो, सीधा -2% देखा तो 0.98 क्यूब -1 इंटू 2 अलाउड है. समझ गया? यानी ये जो फॉर्मूलाज है कोई फॉर्मूलाज नहीं है, ये इसलिए लिखवाते हैं बिकॉज मास ऑडियंस में सबका अलग अलग दिमाग और पकड़ने के कैपेसिटी होते हैं, तो लोगों को फॉर्मूला लिखाया हुआ बाद में रेफर करने में हेल्प होता है. तो सूट योर सेल्फ, जैसे आपको उचित लगे, ठीक है. तो बस स्टेप्स दिखाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप स्ट्रेट अवे कर रहे हो तो भी फुल मार्क्स, ठीक है ना. ओके, अब एक चीज शेयर कर रहा हूँ 1 सेकेंड डाइवर्ट करके. अपने क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्सेस कंप्यूटर या मशीन. ह्यूमन ब्रेन वर्सेस कंप्यूटर या मशीन, दोनों में से देखा जाए, ओके, इट इज ऑलवेज सेड दैट ह्यूमन ब्रेन इज मोर पावरफुल. कंप्यूटर और मशीन हैज अ सिस्टमिक प्रोसेस व्हिच कैन ब्रेक डाउन, जो कि लॉजिक कम समझता है. उसी तरह से यू आर अ ह्यूमन ब्रेन बिकॉज ऑफ विच आई हैव टॉट यू 4 थिंग्स राइट नाउ ऑन द बोर्ड. वो तुम्हारे मेमोरी में चला गया, तुमको समझ में आ गया, एकदम सही है, पूरा समझ में आ गया. नाउ यू फाइंड दैट करिकुलम में 1-2 जगह पे एक्सेप्शंस है. जैसे लास्ट क्लास आपने ये डिस्कस कर रहे थे ना, एडिटिव वर्सेस मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. कि सर अगर रियल रेट 5% है, इन्फ्लेशन 3% है, तो नॉमिनल रेट या तो आप 8 बोल दीजिए, 5 और 3 8, और या फिर क्या था
1.05 इंटू 1.03 -1, मैंने कौन सा करने बोला था? मल्टीप्लाई, बट मैंने बोला था ना एक्सेप्शन होगा। वैसे ही ध्यान से सुनना प्लीज, इसके कारण लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते जो बोलना चाह रहा हूं। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन द करिकुलम जिनमें पूछता है कैलकुलेट द इफेक्टिव रिटर्न, कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रिटर्न। कुछ जगह और टॉपिक्स है और जिनमें एक हैबिट है, इंस्टीट्यूट का बोल लो या टेक्स्ट बुक्स का बोल लो या ऑथर्स का बोल लो, कि इफेक्टिव का इज्जत नहीं करते, which means that they calculate it as MMY। तो स्टूडेंट जो ठीक से पढ़ता है, शुरू से ध्यान रखता है, उसको वहां जाके फ्रस्ट्रेशन होता है कि आप ही तो सिखाए कि इफेक्टिव में इंटू नहीं करना, फैक्टर बना के पावर करना और मनी मार्केट यील्ड में इंटू करना। तो वो पाता है कि कुछ जगह पे सर इफेक्टिव लिखा हुआ था उसके बाद भी आपने इंटू करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका डेफिनेशन, सम स्टाइल्स कुड चेंज। तो आपको फ्रस्ट्रेट होने के बजाय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है मनी मार्केट यील्ड निकाल, इफेक्टिव एनुअल यील्ड निकाल, तब तो मनी मार्केट और इफेक्टिव यील्ड में डिफरेंस ही इसका है। यानी मनी मार्केट किससे निकलेगा? इनटू, इफेक्टिव किससे निकलेगा? पावर, फैक्टर। बट अगर कुछ जगह है जहां पे ऑल्दो इफेक्टिव बोलेगा पर फिर भी इनटू से निकाला जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड, डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु डू इट दैट वे एंड इफ दे डू इट रेगुलरली एवरी टाइम, इवन ऑथर्स, इंस्टीट्यूट का बात नहीं है, टेक्स्ट बुक्स में वैसे किया रहता है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो एक दो जगह पे ऐसा किया हुआ है, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको डेफर करने के बजाय एक बार अभी तुरंत वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कि कहां पे ऐसा सम आता है जिसपे इंस्टीट्यूट इफेक्टिव को भी इनटू से कर देता है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्ली लिखवा के उसको दिखवा रहा हूं, सुनना प्लीज। वो कौन सा जगह है? वो जगह ये है कि यू नो दैट म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, तो म्यूचुअल फंड इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, POOLED, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। वो आप लोग सबका पैसा पूल करते हैं एंड उसके बाद जाके मैं फंड मैनेजर हूं, मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो, उससे जो रिटर्न्स आएगा वो आपको पास ऑन होगा, ठीक है। इट्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑल दैट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो है उसमें यू मस्ट हैव डेफिनेटली हर्ड द टर्म NAV। म्यूचुअल फंड में व्हाट डू वी यूज द वर्ड? NAV, नेट एसेट वैल्यू। NAV एक तरह से म्यूचुअल फंड का प्राइस हो गया। क्या हो गया? प्राइस। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो बैलेंस शीट है ना, म्यूचुअल फंड का अगर ये बैलेंस शीट है, स्लो इट डाउन, थिंक अबाउट कॉमन सेंस। म्यूचुअल फंड का बैलेंस शीट से में एसेट साइड में क्या होगा? वो सारा का सारा स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो खरीद रखा है, सारा इन्वेस्टमेंट जो खरीद रखा है, कुछ लायबिलिटीज होगा और बाकी शेयर कैपिटल रिजर्व्स, यही तो होगा। पर म्यूचुअल फंड का बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, इट इज मार्क्ड टू मार्केट एवरी डे। म्यूचुअल फंड के बैलेंस शीट पे जो शेयर्स खरीदा हुआ है ना, बॉन्ड खरीदा हुआ है, वो जब खरीदे थे उस समय का दाम पे नहीं दिखते, वो रोज रोज जो दाम बंद होते हैं ना बाजार में, उस दाम पे मार्क टू मार्केट किया जाता है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड का एसेट्स को ऐड कर रहा है, लायबिलिटीज को लेस कर रहा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर रहा है, तो एक तरह से वो अकाउंट्स वाला बुक वैल्यू पर शेयर थोड़ी आ गया। बिकॉज अकाउंट्स में जो बुक वैल्यू पर शेयर होता है वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है। कोई कंपनी है ACC, उसका प्लांट यहाँ जो दिखाया हुआ है वो तो उस पे दिखाया हुआ है जिसपे खरीदे थे, तो वो एक अलग चीज है। और म्यूचुअल फंड में जो NAV है, NAV का फुल फॉर्म क्या है? नेट एसेट वैल्यू, एसेट माइनस लायबिलिटीज बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो तो उसका ट्रू वर्थ है। इट इज एक्चुअली द प्राइस ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मतलब हो सकता है 7 या 8 टाइम्स एक पर्टिकुलर टाइप का सम आया हुआ है जिसमें दिया रहता है इन्वेस्टर ने जब बाई किया, तुमने बाई किया फंड का यूनिट, उस समय NAV क्या था, जब तुमने बेचा तो NAV क्या था, बीच में तुमको डिविडेंड क्या मिला, तो एग्जैक्टली सेम सम हो गया ना जो अपने कर रहे हैं। मैं भी तो वही लिखा रहा हूँ, मैंने शेयर इतने बाई किया, इतने बेचा, इतना डिविडेंड मिला, तो वही जो शेयर के बजाय म्यूचुअल फंड बोल दे रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट इज सेम। और उसमें वो लोग इफेक्टिव यील्ड निकालने बोलते हैं एंड एवरी टाइम इफेक्टिव के बावजूद दे हैव कंप्यूटेड इट बाय फैक्टर या इनटू, ओके, उन्होंने मल्टीप्लाई से निकाला है। तो ये बात आता है कि हाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा माइंड में, बिकॉज वी आर ह्यूमन ब्रेन्स, वी कैन बी फ्लेक्सिबल, वी आर नॉट कंप्यूटर समथिंग इट्स पेडिनेंट, अपने कसम खाते हैं ऐसे ही करेंगे, वैसा वाला नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्कर द एग्जाम एज दे आर, ठीक है। तो लिखना प्लीज, नोट। Although the above discussion is perfect, although the above discussion is perfect, although the above discussion is perfect,
knowledge perspective. Although the above discussion is perfect from a knowledge perspective, comma, I have found that they apply it. I have found that they apply it in this manner. They apply it in this manner. They apply it in this manner when comparative yields like MMY, EAY and BEY are asked. Comparative yields like MMY, EAY and BEY are asked. मतलब जो ये एक दो चीज पूछते हैं ना तब तो ऐसे ही करते हैं जैसे हमने लिखा है एकदम एक्यूरेट है, पर कहीं पे MMY BEY नहीं है, केवल इफेक्टिव पूछा है, केवल इफेक्टिव, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे दे डू इट इन द मल्टीप्लिकेशन फैशन. समझ गए? पैरा चेंज. However, at several places like mutual fund, comma, treasury treasury माने किसका इशू किया हुआ है? गवर्नमेंट का. तो ट्रेजरी बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कॉमा, कमर्शियल पेपर वो भी एकदम शॉर्ट टर्म होता है, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, अभी हम अपने उसका सम करेंगे. तो म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा where effective interest is required, dash, they solve it by the multiplicative fashion. That is HPY into 12 by n. Multiplicative fashion, that is HPY into 12 by n, and still call it HPY into 12 by n, and still call it effective yield. Although वो लोग इनटू से करते हैं फिर भी उसको नाम देते हैं इफेक्टिव यील्ड, बिकॉज वहां पे तो मनी मार्केट यील्ड पूछता नहीं है, तो जो निकलता है उसको इफेक्टिव यील्ड बोल देते हैं. ठीक है, तो ये सब प्लेसेस में. ओके, तो मैं जो म्यूचुअल फंड का सम बोल रहा था जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एवरी टाइम आई थिंक दैट इंस्टीट्यूट अब तो इससे बोर हो गया होगा, बट होता नहीं है. तो वो वाला सम देख रहे हैं, पेज नंबर Yes, please, page number 156. Page number 156, question number 11. Page number 156, question number 11. Page 156, question number 11. Okay, 3-4 times, तो therefore left में deleted लिखा हुआ है कि repeated practice हो रहा है. Page number 156, question number 11. Have a look. Page 156, question number 11. Everyone, Mr. Sinha has invested in 3 mutual fund schemes as per details below. तो details दिया हुआ है अपने को. एक particular row 2 बार आ गए, हम second line से read कर रहे हैं. NAV as at 31st March 2012 10.4. नहीं, ये 2 बार आ गए, मतलब the dates are not proper. 11 के बजाय नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 देखना प्लीज, इस पर मिस प्रिंटिंग है. नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम सम है. नेक्स्ट पेज मतलब पेज 157 क्वेश्चन नंबर 1. पेज 157 क्वेश्चन नंबर 1.
A has invested in 3 mutual fund schemes as per details below. Okay, तो स्कीम A को देखते हैं. What was the date of investment? 1st December 2003. 1st December. Amount of investment was 50,000. NAV at the entry date was 10.5. NAV मतलब प्राइस 10.5 रुपये पे खरीदा था. Dividend received up to 31st March 04 950. खरीदा कब था? 1st December. और डिविडेंड दिया अपने को 31/3/2004. कितना महीना हो गया? 4. 1st December से 31 मार्च. 1st December से 31st मार्च. NAV as at 31st March 04 10.4. तो अगर तुम इसको लाइटली देखो, 10.5 पे शेयर खरीदे थे और शेयर का दाम गिर के 10.4 हो गया. दिख रहा है आप लोग सबको? 10.5 पे खरीदे, 10.4 हो गए और बीच में डिविडेंड मिला 950. पर ये तो समझ में आ रहा, 950 एक यूनिट पे कि सारे यूनिट्स पे? सारे यूनिट्स पे. इट इज नॉट कंपेरेबल. आपने तो 50,000 लगाए हैं, तो अपने को तो पर यूनिट हिसाब लगाना पड़ेगा ना, कितना यूनिट्स खरीदे थे तो अकॉर्डिंगली कितना मिला. जैसे अगर तुम कैलसी पे हेल्प कर रहा है प्लीज, तो अपने 50,000 रुपीज लगाए थे 10.5 पे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बताना. 50,000 तुमने इन्वेस्ट किया 10.5 के रेट पे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज व्हाट? म्यूचुअल फंड का यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स होता है, उसमें डेसिमल्स अलाउड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. पर अपने तब भी क्लास में 2 डेसिमल प्लेस चलाते थे. यानी म्यूचुअल फंड का यूनिट्स को राउंड अप नहीं किया जाते. 4 डेसिमल प्लेस तक रियल लाइफ में होता है. अपने क्लास में 2 डेसिमल चलाते हैं. तो तुम लोग 50,000 डिवाइडेड बाय 10.5 2 डेसिमल प्लेस पे प्लीज बताओ. 4761.90. ठीक, तो इतना यूनिट्स खरीदे, तो जो डिविडेंड मिला अपने को 950 रुपया, वो तो इन सब यूनिट्स पे मिला. तो पर यूनिट में निकाल रहा हूं, प्लीज हेल्प करना. 950 डिवाइडेड बाय 4761.90. 950 रुपया डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. बोलो प्लीज, थोड़ा ज्यादा डेसिमल बोल दो. 0.1995. ये छोटा छोटा फिगर है, 10 पैसा 20 पैसा. एवरी फिगर इज इंपॉर्टेंट. आई हैव टेकन 4 डेसिमल. 0.1995 का अपने को डिविडेंड मिला, ठीक है ना. उसके अलावा हम लोग खरीदे थे 10.5 पे और बेचे 10.4 पे. तो प्राइस चेंज तुम क्या लेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. फिर 10 पैसे का वहां पे अपने को नुकसान हुआ है, मैं नेगेटिव 0.10. तो डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज, डिविडेंड और उसमें से 0.1 लेस हुआ, क्या बचा? 0.0995. 0.0995 अर्न किए. इट्स जस्ट दैट द फिगर्स आर बैड, गंदे हैं, वरना सेम चीज तो चल रहा है. 0.0995 अपने अर्न किए, कितना लगा के? 10.5 पर यूनिट का बात हो रही है. टॉक अबाउट 50,000. तो वो 50,000 का बात कर रहे हैं, सब चीज फिर सारे यूनिट्स का निकालो. हम लोग तो पर यूनिट हिसाब निकाल रहे हैं ना. तो 0.0995 अर्न किया 10.5 रुपया पे. कितने पे? 10.5. तो इसको डिवाइड करें तो प्लीज करना, डिवाइड बाय 10.5 इंटू 100. डिवाइड बाय 10.5 इंटू 100 क्या? 0.9476. ठीक है, 0.9476%. चलो राउंड ऑफ कर देते हैं, 0.95%. 0.95%. अब क्या होता है ना, वी परहैप्स लिव इन सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड कि अपने से वहां बैठ के डर्टीनेस बर्दाश्त नहीं होता है. तो कुछ स्टूडेंट ये यहाँ तक नहीं निकाल पाता है, जबकि ये सम और जो अपने डिक्टेट करे थे क्लास में वो क्या है? सेम. मतलब आफ्टर हैविंग डन द म्यूचुअल फंड टॉपिक, आप समझे ना, म्यूचुअल फंड सब हो चुका, उसके बावजूद अगर नहीं कर पा रहा है, इसका तो कोई रीजन नहीं है. एक ही रीजन है, उससे गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही. ये तो गंदे गंदे फिगर्स है ना. मेरा फिगर्स क्या था? 500 पे शेयर खरीदे, 520 से बेचा, 5 रुपया डिविडेंड, सब राउंड फिगर, मजा आ रहा था, वर्बल हो रहा था. और ये फिगर्स है 0.1995 वगैरह. तो किसी का आंसर आएगा 0.9476 और वो लिखे आके कॉपी में 9.476 आ रहा है, 0.9476, और उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या लिख रहा है? 9.476. तो तेरे अच्छे के हिसाब से तो चलेगा नहीं दुनिया. जो एक्यूरेट है वो एक्यूरेट है. तो 0.95% आया कितने महीने का? 4. 0.95% आया 4 महीने का, फॉर 4 मंथ्स. ये 4 मंथ्स का आया है अपना 0.95%. क्वेश्चन मैंने ठीक से रीड नहीं किया, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ था, आई डिडंट रीड द क्वेश्चन. लेट्स सी, व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड ऑन अ पर एनम बेसिस
इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 स्कीम्स। हम लोग तो फर्स्ट वाले स्कीम में, तो इसका जो इफेक्टिव रिटर्न है वो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है इंटू 3। क्या आंसर दिया है? 4 महीने का इतना, तो साल का इंटू 3। ठीक है, जब वो इंटू 3 कराते हैं ना तो स्टूडेंट वहाँ पे प्रॉब्लम में आता है, वो बोलता है आप ही तो इफेक्टिव में बोले थे इंटू मत करना, फैक्टर करना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। अगर मनी मार्केट यील्ड अलग से पूछता, इफेक्टिव अलग से पूछता, तो ऑब्वियसली 2 आंसर होता, बट दे आर स्ट्रेट अवे आस्किंग इफेक्टिव, तो दे गिव द आंसर इंटू। फिर भी तुम देखो जो नोट है हिंट्स, उनमें 2 आंसर मैंने दिया है। ठीक है, तो अगर कोई बाई चांस शक में आ जाए एग्जाम में कि पता नहीं चल रहा था सर वहाँ पे केवल इंटू कर दे या फिर 2 बार करें, तो यू कैन गिव 2 अल्टरनेट आंसर्स। इंस्टीट्यूट को तो अल्टरनेट आंसर्स में मजा आता है, तो अगर कोई इंटू से भी दे रहा है और उसके बाद फैक्टर भी कर रहा है तो एकदम सेफ, कोई इशू नहीं है। बट देन रियलिस्टिकली दे हैव डन इट इंटू मेथड से, और ये सब अकाउंट्स में भी आया हुआ है। अकाउंट्स में म्यूचुअल फंड है, एसएफएम में भी है। ठीक है, तो और एक बार तो दोनों टर्म में, आज अकाउंट्स का पेपर है, परसों एसएफएम में, दोनों में आ गया। ठीक है, तो गॉड नोस क्या ऐसा ग्रेट सब में है, तो अपने इंटू 3 करके आंसर करेंगे। ठीक है, तो वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम बी का, म्यूचुअल फंड स्कीम सी का, और बी या सी में शायद और गंदा फिगर्स है। ठीक है, तो टेस्ट होगा कि तुम गंदगी संभाल सकता है क्या। लेट्स सी। चलो पहला वाला म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड ए के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इक्वल टू, number of units purchased equal to 50,000 divided by 10.5. Number of units purchased equal to 50,000 divided by 10.5 equal to 4761.90 units. Equal to 4761.90 units. Next line. Dividend per unit. Dividend per unit equal to 950 divided by 4761.90. Dividend per unit 950 divided by 4761.90 equal to 0.1995. 0.1995 लेस, उसमें से लेस कर दो, लेस कैपिटल लॉस, less capital loss that is fall in NAV, capital loss that is fall in NAV. ठीक है, capital loss that is fall in NAV 0.1, capital loss that is fall in NAV 0.1, वो 10.5 से 10.4 हो गया था। So rupee return, rupee return, rupee return is equal to 0.0995. 0.0995 लैंग्वेज का मतलब है रूपी रिटर्न, मतलब परसेंटेज रिटर्न या रुपया के टर्म्स में, रुपया के टर्म्स में रूपी रिटर्न अमाउंट और द परसेंटेज, रूपी रिटर्न 0.0995. नेक्स्ट लाइन देयरफॉर HPY, HPY equal to 0.0995 divided by 10.5 into 100. 0.0995 divided by 10.5 into 100 equal to 0.95%, 0.95% for 4 months. 0.95% for 4 months, 1st December से 31 March. 0.95% for 4 months. Therefore, effective annual yield, effective annual yield equal to, effective annual yield equal to 0.95 into 0.95 into 3 या into 12 by 4. 0.95 into 3 times 0.95 into 3 is equal to क्या 2.85% per annum compounded every 4 months. 2.85% per annum compounded every 4 months. 2.85% per annum compounded every 4 months. 2.85% per annum compounded every 4 months.
चलो म्यूचुअल फंड बी करो सेम तरीके से। म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड बी सॉल्व कर दो। बी हो गया तो सी में मूव कर लेना। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड बी में सारे अच्छे नंबर्स है। 1 लाख बाई 10, हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000। डिविडेंड पर यूनिट 1500 बाई 10,000, 0.15। 0.15 में अप्रिसिएशन क्या करना है? ऐड। एनएवी बड़ा है ना, 0.1 ऐड करना है तो आया होगा 0.25। रुपये रिटर्न 0.25 आया, डिविडेंड 0.15, अप्रिसिएशन 0.1, कैपिटल गेन हुआ तो 0.25। तो HPY 0.25 बाई 10 into 100, 2.5%। 0.25 बाई 10 into 100, 2.5%। कितने महीने का? 3 months। तो साल का यील्ड हो गया 2.5 into 4, 10%। म्यूचुअल फंड बी का आंसर 10%। द फिगर्स एकदम गुड, ऑल राउंडेड ऑफ फिगर्स। म्यूचुअल फंड सी करो। म्यूचुअल फंड सी में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना नहीं चाहिए, निकाले तो कोई हर्ज नहीं है, इट्स नॉट नेगेटिव मार्किंग, बट काम ही नहीं है। वो तो डिविडेंड पर यूनिट निकालने में काम आता है ना, डिविडेंड है ही नहीं। म्यूचुअल फंड सी में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स यू मे नॉट फाइंड आउट बिकॉज देयर इज नो नीड, डिविडेंड इज नॉट देयर, तो व्हाई वुड यू डू दैट? तो स्ट्रेट अवे उस पर जो रुपी रिटर्न है वो -0.2 होगा। रुपी रिटर्न इज द फॉल इन एनएवी, दैट इज -0.2। दस पे खरीदे थे, 9.8 हो गया, तो रुपी रिटर्न इज -0.2। So HPY is -0.2 by 10 into 100, -2%. HPY -0.2 by 10 into 100, -2%. For how many months? 1 month. 1 month का -2. So effective annual yield -2 into 12 equal to what? -24. -2 into 12. ऑफ कोर्स तुम लोग एडमिट करोगे कि अगर ये क्वेश्चन स्टीरियोटाइप इतना बच्चा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता तो इसको ऐसे फैलाने के बजाय 4 कॉलम में करते ना,
ये तो रेपिटेटिव 4-4 बार एक चीज लिखा है। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स होता, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड स्कीम, चालू करता अमाउंट इन्वेस्टेड, परचेज प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स, डिविडेंड, डिविडेंड पर यूनिट, क्लोजिंग एनएवी। जो तुम लिख लिख के किए है वो एक बार ही तो फर्स्ट कॉलम में लिख के बाकी सब में रिपीट हो जाता ना, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली मैंने यहाँ संभाला नहीं, ठीक है। यू कुड हैव डन इट इजियर बाय कंपैक्टिंग इट इन अ सिंगल टेबल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, once again give a note. Once again give a note please and listen. Listen please. There is a term, एक टर्म होता है जिसका नाम है ZCB, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड, कूपन का मतलब होता है एक बॉन्ड या डिबेंचर जो रेगुलर कूपन देता है ना इन्वेस्टर को, इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं कूपन। तो जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड विद अ जीरो कूपन। You buy this bond, you will get nothing from the company. Then how would you earn? You will earn because this bond is issued at a discount and redeemed at par. It is issued at a discount and redeemed at par. ठीक है, जैसे कि मैं मन से बोल रहा हूँ फिगर, इस तरह का स्कीम IDBI, ICICI, IFCI ये सबका बहुत निकला हुआ है इंडिया में, जहाँ पे आज अपने 2,700 रुपया देंगे, मन से बोल रहा हूँ 2,700 रुपया, और आज से 25 साल बाद अपने को 10 लाख रुपया मिलेगा। वी विल पे 2,700 टुडे एंड 25 ईयर्स के बाद अपने को 10 लाख मिलेगा। तो 2,700 दे रहे और कितना मिलने वाला है? 10 लाख, ठीक है। तो बीच में कुछ नहीं मिलेगा, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड रिटर्न तो है ही ना। अपने दिए केवल 2,700 और उठाए कितना? 10 लाख। पर हाउ मेनी व्हाट पीरियड में? 25 साल। सच इज अ जीरो कूपन बॉन्ड। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया जीरो कूपन बॉन्ड का, उसमें जो मैच्योरिटी था वो शॉर्ट था कि लॉन्ग था? लॉन्ग, इनफैक्ट वेरी लॉन्ग। और उसमें जो डिस्काउंट था 10 लाख माइनस 2,700 जो डिस्काउंट था, दैट वाज छोटा सा डिस्काउंट या ह्यूज डिस्काउंट? ह्यूज डिस्काउंट। उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसको बोलते हैं DDB, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज अ ZCB with a big discount. There was a huge discount in my figures. ठीक है, तो I took very very abnormal figures. इतना रुपया दो और इतना मिलेगा, ठीक है। You may not be aware, but firms like Coca-Cola, ठीक है, firms like Disney have issued 100-year bonds, ठीक है, कि आज पैसा दो 100 साल बाद तो रहेगा नहीं, जो भी तुम्हारा बेनिफिशियरी है उसको इतना पैसा मिलेगा। तो दैट अमाउंट का डिफरेंस इज अ बिग वन, ह्यूज वन, ठीक है, उसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो वो भी एक ZCB है। मैं अभी उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा फोकस शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसा ZCB जिसका मेच्योरिटी 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना है। और तुम समझ सकते हैं अगर 2-1 महीना मेच्योरिटी है तो जो इश्यू प्राइस है और जो फेस वैल्यू है उसके बीच में गैप में मैसिव हुआ कि जरा सा ऑब्वियस है 2 महीने में क्या अर्न कर लेगा, ठीक है। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड मैंने ऐसे ही बोला एक बार, अपने ऑफकोर्स करेंगे बट नॉट इन द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन। अभी मेरे को शॉर्ट टर्म पे फोकस करना है। तो सबसे पॉपुलर दुनिया में ZCB शॉर्ट टर्म होता है T बिल, ट्रेजरी बिल, जो कि गवर्नमेंट यूजेस फॉर द पर्पस ऑफ फंडिंग इट्स फिस्कल डेफिसिट। ओके, ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल का फिगर्स कैसा है सुनना। इट इज अ ट्रेजरी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 and issue price of say 98.2 and maturity 90 days। 90 दिन का ट्रेजरी बिल है, फेस वैल्यू कितना है 100 और इश्यू कितने पे हुआ है 98.2। तो इसका मतलब आप अगर 98.2 आज पे करोगे तो आपको 90 दिन बाद क्या मिलेगा? 100। You pay 98.2 today, you will get 100 after 90 days. What are you earning? 1.8, 1.8 you are earning by investing how much? 98.2। तो truly speaking कोई भी rational person इसका अगर रिटर्न निकालेगा, किसा HPY निकालते हैं, तो HPY निकालते समय जो 1.8 है that would be divided by 98.2 और by 100। 98.2 obvious है, जितना पैसा लगाया उससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो in that case
ऐसे ही जानबूझ के, जैसे बुक्स पे लिखा रहता है, फॉर्मूला लिखो दो, HPy equal to F minus P by T into 100. You could acknowledge there was no requirement for this stuff. ठीक है, तो F minus P by T into 100. What is F? 100 face value. What is P? Purchase price, issue price, whatever. F minus P by T into 100. HPy. ये होल्डिंग पीरियड यील्ड हो गया. ये आंसर आएगा अपना 90 डेज का. ये आंसर आने के बाद इसको इनटू करके साल में भेजेंगे तो उसको MMY बोलते हैं. फैक्टर करके साल में भेजेंगे तो AY बोलते हैं. और इसको फैक्टर करके 6 महीने भेज के इनटू 2 करेंगे तो BY बोलते हैं. आपने वो सब पता है. केवल अपने वो जो एग्जांपल किए डिविडेंड का किए थे, स्टॉक का, और अभी एग्जांपल चेंज हो गया टी बिल्स का. नो, इसमें और एक तरह का यील्ड होता है, लास्ट एंड द फाइनल टाइप ऑफ यील्ड. अभी अपने 4 कर रखे क्लास में आज, HPY, MMY, EAY, BEY. The last and the final type of yield in the world is discount yield. What yield? Discount yield. Look at the word discount. Discount yield. जब कोई चीज तुम शॉप करने जाते हैं, when you go for marketing and you are shopping for something, उस चीज पे टैग लगा हुआ है 500 रुपए का टैग, और डिस्काउंट लिखा हुआ है 20%. तो 20% तो 500 पे लगता है, और उसके बाद आपको देना पड़ता है 400. ठीक है, तो 400 तो प्राइस है, बट 20% 400 पे लगाया कि 500 पे? 500 पे. तो डिस्काउंट बाय नेचर इज द परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. Discount is a technical term which is applied on face value, which we know is conceptually wrong, because यहाँ पे अपने 1.8 किस पे कमाए, 100 पे कि 98.2 पे? 98.2 पे. बट अगर कोई बोलेगा नहीं आप इसका डिस्काउंट यील्ड निकालिए, तो डिस्काउंट यील्ड में तो परसेंटेज फेस वैल्यू का ही निकालना पड़ेगा. प्लीज ये डाउट बाद में नहीं आ जाए कि सर इट इज सो रॉन्ग, व्हाई आर यू डूइंग इट एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राइट और रॉन्ग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द स्टाइलिंग. डिस्काउंट यील्ड इज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू. मतलब डिस्काउंट यील्ड ये लोग निकालते ऐसे है, F minus P divided by F. Look at this. Is it conceptually correct? No, it is incorrect. But because it's a discount, it is divided by what? F. और उसके बाद into 100 करके इसको साल में ले जाते हैं 12 by N. डिस्काउंट यील्ड पहला बात है, परसेंटेज ऑफ P है कि परसेंटेज ऑफ F है? F. दूसरा वो पीरियड का है कि साल का है? साल का. इंटू 12 बाई N किया हुआ. और HPY जो था वो परसेंटेज ऑफ क्या था? P. और वो होल्डिंग पीरियड था, साल का नहीं था, उस पर अपने इंटू 12 बाई N नहीं करते. ठीक है ना. तो डिस्काउंट यील्ड अगर बोलेगा तो यू हैव टू रिमेंबर F से डिवाइड करना है. किससे? F से. ठीक है, तो उससे अपना डिस्काउंट यील्ड आता है. दैट्स द लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ यील्ड जो कि ये लोग ट्रेजरेबल या कमर्शियल पेपर ये सब के सम्स में देते हैं. ठीक है, प्लीज राइट डाउन. There are certain short term that is money market instruments. There are certain short term that is money market instruments. Short term that is money market instruments. जो money market तो होता ही short term का. There are certain short term that is money market instruments which are in the nature of zero coupon securities, which are in the nature of zero coupon securities, COUPON, zero coupon, COUPON, zero coupon securities, full stop. In other words, comma, they are issued at a discount. In other words, comma, they are issued at a discount and redeemed at par. In other words, comma, they are issued at a discount and redeemed at par. Issued at a discount and redeemed at par. Full stop. Prominent examples are dash. Next line, सैरो देखिए पहला वाला, T bills, treasury bills, dash देखिए issued by government, treasury bills issued by government.
certificate of deposit, certificate of deposit, certificate of deposit bracket CD issued by banks. डिपॉजिट है ना, सर्टिफिकेट डिपॉजिट तो बैंक वाले लोग इशू करते हैं. और तीसरा कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर issued by corporates, commercial paper issued by corporates. जाहिर है इन तीनों में से किसमें डिफॉल्ट रिस्क है ही नहीं. टी बिल्स में देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क. किसमें डिफॉल्ट रिस्क नेग्लिजिबल है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. बिकॉज इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री में एक बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को छोड़ के आज तक नो बैंक हैज डिफॉल्टेड. वी आर नॉट टॉक अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, तो वी कैन बी वर्चुअली श्योर दैट आरबीआई मैन्यूवर्स द बैंकिंग सिस्टम इन द बेस्ट मैनर दैट बैंक्स नॉर्मली डू नॉट डिफॉल्ट एटलीस्ट इन इंडिया. ठीक है, तो सीडीज आर क्वाइट सेफ. और सबसे ज्यादा रिस्क तीनों में किसमें है? कमर्शियल पेपर. कॉर्पोरेट्स इशू करे ना, तो जाहिर है सबसे ज्यादा रिटर्न आपको किससे चाहिए? कमर्शियल पेपर. बिकॉज व्हाई वुड यू टेक रिस्क? वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, वी हेट रिस्क. And we may be ready to take risk only if we are rewarded in the form of what? Higher return. ठीक है, तो parakeet. For these instruments, comma, apart from the four types of yield. For these instruments, comma, apart from the four types of yield, that we mentioned above, comma, there is another type of yield known as discount yield. There is another type of yield known as discount yield, bracket dy. Discount yield, bracket dy. Next line, dy equal to f minus p divided by f into 100 into 12 by n. F minus p divided by f into 100 into 12 by n. ओके, डिवाइड f से हुआ है. ठीक है, तो जो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, f से डिवाइड हुआ है. परसेंट डिस्काउंट है इसलिए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. f माइनस पी डिवाइडेड बाई f इंटू 100 इंटू 12 बाई n. ऑफकोर्स अगर डेज में हुआ तो 365 बाई n होगा. ठीक है, तो वो तो जैसे रहेगा. हमने मंथ्स में करे तो 12 बाई n लिखा है. ओके, लुक एट द क्वेश्चन. इसका शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है. पेज नंबर पेज नंबर 313, क्वेश्चन नंबर 2. पेज नंबर 313, क्वेश्चन नंबर 2. पेज नंबर 313, क्वेश्चन नंबर 2. M Limited has to make a payment on 30th January 2010 of rupees 80 lakhs. तो किसी को पेमेंट करना है 80 लाख का 30 जनवरी को. It has surplus cash today, that is 31st October 2009. अक्टूबर एंड में, तो अक्टूबर एंड में अपने पास पैसा है, पर चाहिए कब पैसा? 30th जैन. यानी अपने पास नवंबर दिसंबर जैन सरप्लस है. 3 महीने के लिए पैसे का दरकार नहीं है, तो लगेगा ना चल कहीं पार्क कर दे, एक बार 3 मंथ्स के लिए कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर दे. एंड हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द सफिशिएंट कैश, सर्कल द वर्ड सफिशिएंट. Decided to invest sufficient cash in a bank's certificate of deposit scheme offering a yield of 8% per annum.
on simple interest basis, offering a yield of 8% per annum on simple interest basis. What is the amount to be invested now? तो बोल रहे हैं कि अपने कितना अमाउंट आज इन्वेस्ट करेंगे जो अमाउंट 8% पर एनम अर्न करेगा और जिससे हमारे पास 30 जनवरी को कितना रहे 80 लाख। तो आज तो 80 लाख से कम थी जमा करेंगे ना, 80 लाख से कम थी। ये जो लैंग्वेज था इसका बोलने का, यील्ड ऑफ 8% पर एनम, इसमें कौन सा यील्ड बताया नहीं है, पर उसके आगे लिखा है ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस। तो पहला बात है, जब तक वो डिस्काउंट यील्ड बोलेगा नहीं तुम डिस्काउंट नहीं मान सकते। तो ये जो यील्ड है ये यील्ड डिस्काउंट यील्ड नहीं है, बिकॉज दे हैव टू मेंशन। तो ये यील्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस है, यानी इनटू करके आया है। किसे आया है? इनटू करके। कौन सा यील्ड है? मनी मार्केट यील्ड। विच इज दिस यील्ड? मनी मार्केट यील्ड। तो अपने मनी मार्केट यील्ड के हिसाब से अपने को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो इन दैट केस एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, अभी कॉपी मत करो। F माइनस P डिवाइडेड बाई P इंटू 100 इंटू 12 बाई n इक्वल टू कितना परसेंट? 8%। हैव अ लुक। F माइनस P बाई P इंटू 100 इंटू 12 बाई n इक्वल टू व्हाट? 8%। तो मैंने कौन से यील्ड का फॉर्मूला लिख दिया है? मनी मार्केट यील्ड। क्योंकि F माइनस P बाई P इंटू 100 HPY होता है और उसको इंटू करके साल का बनाया, क्या कर दिया? MMY। अब मेरे ख्याल से अपने को P को छोड़ के सब पता है। F इज व्हाट? 80 lakhs, N इज व्हाट? 3 months। ठीक है। तो अगर कोई डेज में जाएगा, डेज में, तो 31 अक्टूबर से 30-31 का हिसाब करके 30 जन तक काउंट कर लेगा। हो सकता है 91 डेज आ रहा हो, ठीक है। और उसके बाद 365 बाई 91 करेगा। हार्डली आंसर डिफर्स, यानी आंसर मोटा मोटी सेम आता है, इसलिए उस पर मार्क्स का डिपेंडेंसी नहीं होता। यू कैन जस्ट सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस। ठीक है। देखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में given money market yield equal to 8%, 8%। ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो मनी मार्केट यील्ड माना जाता है, वो लोग नहीं बताया तो, ठीक है। 8%। देयरफॉर बोर्ड पे जो लिखा हुआ है F माइनस P डिवाइडेड बाई P इंटू 100 इंटू 12 बाई n इक्वल टू 8। सो 80 lakhs माइनस P डिवाइड बाई P इंटू 100 इंटू 12 बाई 3 नवंबर दिसंबर जैन इक्वल टू 8। सो 80 lakhs माइनस P डिवाइड बाई P इक्वल टू 0.02। उधर 0.02 आ रहे ना, 12 बाई 3 क्या था? 4 नीचे गया, 2 आया, 100 नीचे गया, 0.02। सो वी हैव 80 lakhs माइनस P इक्वल टू 0.02 P। तो 1.02 P इक्वल टू 80 lakhs। So P equal to 80 lakhs divided by 1.02 कितना? 7843137 7843137 अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। इतना अमाउंट आज इन्वेस्ट करना है, इतना अमाउंट आज इन्वेस्ट करना है। इस क्वेश्चन को अगर ये मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता ना, जहाँ पे केवल टिक करना है, तो इतना इज्जत दे के सॉल्व नहीं करते, रिक्वायर्ड ही नहीं है। सीधा हिसाब ये होता, सुनना लास्ट क्लास का हिसाब है। लास्ट क्लास भाई सोचो, आज मैंने MMY सिखाया ना, ये सब लास्ट क्लास क्या सिखा के छोड़ा था? इंटरेस्ट रेट जो है अगर पर एनम कंपाउंडेड एनुअली हो तो आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते हो, और कंपाउंडेड किसी और तरह से हो तो डिवाइड कर सकते हो। तो अगर 80 लाख रुपया 3 महीने बाद खड़ा है, कहाँ खड़ा है? 3 महीने बाद, और उसका पीवी निकालना है। पीवी निकालना है। इंटरेस्ट रेट 8% है और अपने को समझ में आ गया कंपाउंडेड क्या है? क्वार्टरली। तो इन दैट केस 8/4 क्या होगा? 2%। 8/4 इज इक्वल टू 2%। तो 80 लाख बाय 1.02 वही तो आंसर है। 80 लाख डिवाइड बाय 1.0। बट
सिंस ये लोग 4-5 मार्क्स का कभी कभी सम दे देते हैं, ठीक है, पेपर 100 नंबर का कंप्लीट नहीं हो रहा, 4 नंबर बचा, चल डाल दे, वैसा आना, तो उसके इसमें धीरे धीरे सॉल्व कर देना चाहिए जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया, ठीक है. देयर वाज नो नीड टू सॉल्व इट इन सच अ स्लो मैनर, बट देन दिस इज द प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम. 78, 43, 137 is the amount to be invested. Next, a very repetitive sum that comes in the exam is page number 314, question number 6. Page number 314, question number 6. Page 314, question number 6. XYZ company plans to issue commercial paper of rupees 1 lakh at a price of 97,000. कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं, जो कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है वो पैसा लगा रहा है कि पैसा उठा रहा है. कोई बॉन्ड इशू करना, कोई शेयर इशू करना, कोई डिबेंचर इशू करना, मतलब पैसा उठाना, ठीक है ना. तो XYZ कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है आप लोग को, आप लोग खरीदोगे, पैसा हमारे पास आएगा. तो अगर XYZ का सम हुआ तो ये XYZ का रिटर्न पूछने वाला है कि कॉस्ट जो बोरो कर रहा है पैसा उसको तो रिटर्न देना पड़ेगा ना, इट इज अ कॉस्ट. जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए क्या है, रिटर्न. तो XYZ जो है वो 97,000 पे इशू कर रहा है और 1 लाख लौटाएगा. मैच्योरिटी पीरियड इज 3 मंथ्स. इशू एक्सपेंस ब्रोकरेज 0.12%, रेटिंग चार्ज 0.5%, स्टैम्प ड्यूटी 0.12%. बोल रहा है कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं, ध्यान देना, हम XYZ है. तो इन दैट केस मैंने तुम लोगों से 97,000 लिया और तुम लोग को 3 महीने बाद कितना लौटाएगा, 1 लाख, ठीक है ना. उसके अलावा मेरे को इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ा, मेरे को इसका ब्रोकरेज जिस ब्रोकर के थ्रू इशू किया था वो देना पड़ा, और मेरे को इसका क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ा तो रेटिंग चार्जेस लगा. तो ये तीनों मेरा खर्चा बढ़ गया ना. 3,000 तुम लोग को दे रहा है, उसके अलावा मेरा खर्चा और बढ़ गया. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम एंड कॉस्ट ऑफ फंड. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम एंड कॉस्ट ऑफ फंड. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम ये लोग निकालते हैं जो 97 से 1 लाख का हिसाब है. 97,000 और 1 लाख का हिसाब क्या हुआ, 3,000. 3,000 बाई 97,000 इंटू 100 इंटू 4. कैलसी में क्या आ रहा है, 3,000 बाई 97,000, 3,000 बाई 97,000 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 4 इज ओके विथ यू ऑल. हाँ, कितना आया, 12.37. फिर से आपने इवन दो इंटू किए पर नाम क्या दे दिए, इफेक्टिव, जबकि इफेक्टिव तो पावर होता था. इफेक्टिव क्या होता था, पावर, बट अपने इंटू से किए फिर भी नाम क्या दे दिए, इफेक्टिव, जो मैंने हिंट किया था पहले. ये 12 पॉइंट क्या आया, 37. अब ये जो 12.37 आया, ये 12.37 तो प्लीज एक्नॉलेज करो ये तुम लोग का यील्ड है, तुम्हारा, तुम लोग जो बाई किया तुम लोग तो ये कमा रहे हैं, पर मेरा जो कॉस्ट है वो ये है या इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, बिकॉज 3 खर्चा अलग से लगा है. तो तीनों खर्चा इसमें क्या होगा, ऐड. इसमें ध्यान से बता दो, सुनना, इस सब में है नहीं ऐसा, पर बाकी सब में हो सकता है. जो रेटिंग चार्ज होता है ना वो पर एनम दिया रहता है. क्या दिया रहता है, पर एनम. इस सब में तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो अपने तो पर एनम ही चल रहे हैं, तो रेटिंग चार्ज सीधा ऐड करते हैं. और जो स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज होता है वो फॉर द पीरियड होता है. फॉर द पीरियड मतलब कितने टर्म का CP है, 3 मंथ्स. तो अपने स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज को तो इंटू 4 करके ऐड करते हैं, पर रेटिंग चार्ज ऑलरेडी पर एनम रहता है, उसको क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे ऐड. पर इस सब में कुछ भी लिखा हुआ बगल में, ब्रोकरेज 0.12%, देखो, रेटिंग चार्ज 0.5%, स्टैम्प ड्यूटी 0.12%. तो दे हैव नॉट इंडिकेटेड, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रेटिंग चार्ज इज ऑलवेज पर एनम एंड स्टैम्प ड्यूटी एंड ब्रोकरेज आर व्हाट, फॉर द पीरियड, फॉर 3 मंथ्स. तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है अजम्पशन लिख देना चाहिए कि बाकी दोनों 3 मंथ्स क्या है, हम लोग इंटू 4 कर रहे हैं, और रेटिंग चार्जेस क्या है, पर एनम, ठीक है. तो इन दैट केस इफ यू हैव क्लैरिफाइड द अजम्पशन योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट. हो सकता है इन्होंने सिंपली ऐड कर दिया हो, बट द आइडियल सॉल्यूशन इज टू कन्वर्ट देम इनटू एनुअल एंड देन ऐड, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी वेरी रिपीटेड सम. लिखना प्लीज. इफेक्टिव इंटरेस्ट per annum, effective interest per annum of a CP, effective interest per annum of a CP, effective interest per annum of a commercial paper equal to F minus P
divide by P into 100 into 12 by N. ठीक है? Even though I have written MMY on the board, but we are calling it what? Effective. That's a compromise. F minus P by P into 100 into 12 by N. आप वो hint दे सकते हो once again देना हो तो. Personally, even though it is MMY, it is being loosely called what? Effective. ठीक है? Equal to figures put कर दो. 1 lakh minus 97,000 divide by 97,000 into 100 into 12 by 3. बोलो 12.37 12.37%. Next line. We assume that rating charge is per annum. We assume that rating charge is per annum. Rating charge is per annum, while stamp duty and brokerage. Rating charge is per annum, while stamp duty and brokerage are for 3 months. Rating charge is per annum, तो उसको into 4 नहीं करना है, but stamp duty and brokerage are for 3 months. Full stop. Accordingly, annual cost of funds. Annual cost of funds. Annual cost of funds is given by. Annual cost of funds is given by dash next line. Effective interest per annum 12.37. Add rating charge per annum 0.5%. Add annualized stamp duty. तो स्टैम्प ड्यूटी था क्या? 0.12 था, तो लिख रहे हैं 0.12 इंटू 4. 0.12 इंटू 4 0.48. Add annualized brokerage. Brokerage भी 0.12 था, 0.12 3 महीने का था इंटू 4 0.48. Answer please. 13.83%. 13.83% annual cost of funds. 13.83% annual cost of funds. 13.83% is the annual cost of funds. Okay, take a break.